बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन तलबा और तलबात के लिए है जो कि एम एजुकेशन कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे एक रजिस्टर बनाना होता है, एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, जो कि एक बड़ा मसला बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो रजिस्टर लिखा जाता है, जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ये बेसिकली आपकी जो तदरीसी सलाहियत है, जो टीचिंग स्किल है, उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। और आपको इसका यानी कि इस हवाले से भी इदराक होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि आपने जब क्लास में जाके पढ़ाना है तो आपका जो लेसन प्लानिंग है ये आपकी हेल्प करेगी कि आपने क्लास में जाके अपने सबक को 100% बच्चों तक कैसे पहुंचाना है। उसके लिए ये काम किया जाता है, रजिस्टर वगैरह बनाए जाते हैं। रजिस्टर बनाना दरअसल ऐसा ही है जैसा जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है, जो लेसन प्लानिंग होती है, उसको लिखा जाए अपने पास। पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो लेसन प्लानिंग जो है इसका फायदा क्या होता है। तो अजीज तलबा व तलबात, जो लेसन प्लानिंग है इसका मुख्तसर मैं आपको ये बताऊंगा कि फायदा ये है कि बच्चे भी ऐसे अंदाज में समझते हैं और टीचर भी ऐसे अंदाज में पढ़ा सकता है। लेसन प्लानिंग का सबसे बड़ा ये फायदा कि टीचर ऐसे अंदाज में पढ़ा सकता है और बच्चे ऐसे अंदाज में समझ सकते हैं। टीचर ऐसे अंदाज में अपने मकासद हासिल कर सकता है। तो लिहाजा ये जो लेसन प्लानिंग है, जो टीचिंग प्रैक्टिस है, ये बच्चों इसका समझना ये बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले एक ओल्ड मेथड था रजिस्टर बनाने का, पोर्टफोलियो बनाने का। तो वो मेथड अभी तक बाज़ जगहों पे तो चल रहा है, लेकिन जदीद किस्म जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी उस ओल्ड मेथड को फॉलो नहीं कर रही। तो ओल्ड मेथड क्या था कोई भी पोर्टफोलियो या रजिस्टर बनाने का? तो वो ये था कि सबसे पहले जिस वक्त वो रजिस्टर बनाया जाता था जिसमें आपने 20 असबाक लिखने होते थे। अगर कोई भी जो टीचर है, जो टीचर बनना चाहता है, जो स्टूडेंट है, अगर उसने उसका बैकग्राउंड साइंस के साथ है, फिजिक्स और मैथ के साथ है, तो उसने 20 लेसन फिजिक्स के और 20 मैथ के लिखने होते थे। अगर यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री है, बायो है, ज़ूलॉजी बॉटनी है, तो उसने 20 लेसन केमिस्ट्री के और 20 मैथ्स लेसन जो है ये बायो के लिखने होते हैं। अगर किसी का जर्नल लाइन का बैकग्राउंड है तो उसने 20 लेसन इंग्लिश के और 20 लेसन उसने इस्लामियात के लिखने होते हैं। और बाज़ जगहों पर इस्लामियात की जगह मुतालिया पाकिस्तान के भी लिखे जाते हैं और बाज़ औकात इस उर्दू के भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के मस्ट हैं। उनके साथ आप तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट के 20 लेसन लिख सकते हैं। तो लिहाजा मैं अभी ये तो ओल्ड मेथड है जिसमें ये होता था कि सबसे पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते थे आपके पोर्टफोलियो यानी रजिस्टर के अंदर, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे जाते थे, फिर उसके बाद AV8 का जिक्र किया जाता था, फिर टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से बात की जाती थी, फिर टेस्ट ऑफ द प्रीवियस नॉलेज के हवाले से लिखा जाता था कि जो सबका मालूमात का जायजा, सबका वाकफियत का जायजा लिया जाता था मुतलका मजमून के अंदर उस उन्वान, उस टॉपिक के हवाले से। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होता था, जो पढ़ाने वाला जो टीचर है या ट्रेनी टीचर है या एक्चुअल टीचर है वो अनाउंसमेंट करता था अपने टॉपिक की। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन यानी कि वो पढ़ाना शुरू कर देता था, यानी कि ये पुराना मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जब पढ़ा चुका होता टीचर तो उसके बाद फिर उसका यानी कि रिवीजन यानी रिकैप्चुलेशन उसको चेक कर लेता था कि जो बच्चा है इसने कितना गेट अप किया है। और फिर उसके बाद होमवर्क दिया जाता था और उसके बाद डिपार्चर यानी कि जो टीचर है ये क्लास मॉनिटर के हवाले करके चली जाया करती थी या चला जाए। ये एक पॉइंट था बेसिकली। दिस इज द ओल्ड मेथड एंड दिस मेथड इज नॉट इन यूज नाउ। अब ये नहीं है, अब इस मेथड को उन्होंने वेरीफाई कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, इसको भी तब्दील कर दिया है। अब जो नया मेथड चल रहा है जिसके मुताबिक सारे तालिब इल्मों को चलना चाहिए, क्योंकि ये जदीद है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ है और इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया है, इसको क्यों यूटिलाइज किया जा रहा है। तो उसका जवाब ये है कि ये जो मेथड है ये बेसिकली एक तो लिखने में आसान है, दूसरा ये कि इसमें ज्यादा तवालत नहीं है,
तीसरा नंबर ये है कि इसको आसानी के साथ अप्रोच किया जा सकता है। ये जो मेथड था ये इतना लेंथी था कि आप फर्ज करें कि टीचर ने 5 मज़ामीन पढ़ाने हैं, तो क्या वो इस तरह के 5 मज़ामीन को या 6 पढ़ाने हैं तो वो डेली यानी कि लिख सकता है, इतना ज्यादा रजिस्टर पढ़ सकता है रोजाना? ये इम्पॉसिबल था। ये सिर्फ ख्याली लेसन प्लानिंग थी, ये ख्याली इमेजिनरी थी, ख्याली, लेकिन ये अमली है, इसको हम अमली तौर पे कर सकते हैं क्लास के अंदर। उसमें क्या होता है कि जो आपने सब्जेक्ट फर्ज करें इंग्लिश पढ़ानी है तो आपके जहन में ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा जी मैंने यानी कि आज को इनको इंग्लिश बी पढ़ानी है, यानी प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ाना है, टेंसेस मैंने पढ़ाने हैं, ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। मैंने इन बच्चों को समरी पढ़ानी है, पोएम पढ़ानी है, यानी पोएम जो है ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद दूसरा क्या होता था कि साथ पढ़ानी मैंने कैसी है, कौन से मैंने टूल इस्तेमाल करने हैं, उसके लिए एवी एड्स वगैरह या टीचिंग एड्स वगैरह का इस्तेमाल होता था। फिर उसके बाद कौन से मेथड से मैंने पढ़ानी है, ये भी एक टीचर की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। आया कि वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेगा, डायरेक्ट करेगा, ग्रामर करेगा, या ऑडियो विजुअल मेथड करेगा, या कौन सा, या सब मिक्स करेगा। तो ये जो चीजें तीनों एक टीचर की हद तक महदूद है। अब अगली जो 3 है ये बच्चों तक महदूद है। मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग ऑफ द लेसन, टीचर क्लास में स्टार्ट कैसे करेगा, यानी कि वो कैसे अपना लेसन पढ़ाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, डायरेक्ट स्टार्टिंग मेथड, यानी कि उसने क्लास में जाना है तो उसके बाद उसने स्टार्टिंग शुरू कर लेनी है, पढ़ाना शुरू कर देना बच्चों को। फिर उसके बाद क्या करना है, जो पढ़ाना है उसको चेक कर लेना है, और जो चेक कर लेना है जुबानी, उसके बाद होमवर्क बच्चों को होम असाइनमेंट दे देनी है। और दिस इज एप्लीकेबल, ये आसान है, बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह का लेसन अगर एक टीचर डेली 6 पीरियड भी पढ़ाता है तो इस तरह का जो लेसन है इसको प्लान करना आसान है बेनिस्बत इसके कि अगर आप इन सारी चीजों को बार बार फर्ज करें। इंग्लिश के जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इंग्लिश के जर्नल ऑब्जेक्टिव्स तो बेशुमार हैं, उसमें 4 स्किल्स का जिक्र है, उसमें मिसाल के तौर पर उसकी ग्रामर का जिक्र है, उसके अंदर उसकी बेशुमार चीजों का जिक्र आ जाता है। बार बार ये लिखने से बेहतर है कि बंदा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सामने रखे और उसी पे फोकस करे, उसी के बारे में टीचिंग एड तैयार करे, उसी को किस मेथड से पढ़ाना है वो ध्यान में रखे और उसको स्टार्ट कर दे और बच्चों को चेक करके उसका होमवर्क दे दे। इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आसान होती है, जबकि इसमें तो टाइम मैनेजमेंट बंदा कर ही नहीं सकता। फिर दूसरा क्या है कि इसमें जी पहले टेस्ट ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, जब आप टेस्ट ऑफ द प्रीवियस नॉलेज लेंगे, आप कैसे लेंगे भी, सारी क्लास के अंदर अगर 30 की तादाद है, सबका नॉलेज तो आप चेक नहीं कर सकते, और अगर आप सबको एक एक सवाल भी पूछ के करेंगे तो 30 अगर बचे हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कम से कम आपके 10 मिनट जाया हो जाएंगे, 15 मिनट, लिहाजा आपकी टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक डायरेक्ट आप स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में जो आपने बच्चों को पढ़ाना है ये तो ठीक है, दोनों में ये आ गया कि जो उधर स्टार्टिंग ऑफ द लेसन आ गया, इधर प्रेजेंटेशन है, ये दोनों चीजें मिलती हैं, रिकैप्चुलेशन है और उसके बाद होमवर्क है। इन शॉर्ट ये है कि जो जदीद एक टर्मिनोलॉजी चल रही है और मोस्टली जो यूनिवर्सिटी उन्होंने ये अप्लाई किया मेथड, उसमें यही है कि इस मेथड को अप्लाई करना है आपने और इसी के मुताबिक आपने लेसन प्लानिंग करनी है, इसी के मुताबिक रजिस्टर बनाने हैं, जिसको रजिस्टर का दूसरा नाम पोर्टफोलियो होता है। जो आपने पोर्टफोलियोज बनाने हैं, जो आपने रजिस्टर बनाने हैं, 20-20 लेसन के बनाने हैं, वो इन नुकात को मद्देनजर रख के आपने बनाने हैं। इसमें सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, कम से कम एक रखें आप ऑब्जेक्टिव, या ज्यादा 2 भी आप रख सकते हैं। तो बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं सब्जेक्ट में, उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वही हैं जो आपने उसी वक्त अचीव भी करने हैं। तो एवी एड्स हैं, यानी कि आपने टीचिंग एड्स कौन सी साथ लेके जानी है। टीचिंग एड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कहते हैं कि चाइनीज प्रोवर्ब है कि 1 पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, यानी कि जो पिक्चर है, जो मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल है टीचिंग एड्स का, जो आपकी तदरीस को आसान बनाती हैं, ये आप ज्यादा अच्छे तैयार कर सकते हैं। फिर मेथोडोलॉजी कौन सी अप्लाई करनी है, स्टार्टिंग ऑफ द लेसन को आपने शुरू कर लेना है और उसके बाद उसको चेक भी कर लेना है और उसके बाद होम असाइनमेंट दे देनी है। मुझे उम्मीद है कि अभी आप ये जो टीचिंग प्रैक्टिस का लेसन है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी और आप अच्छे अंदाज में आइंदा ये जो लेसन है
और जो आप अपने लेसन प्लानिंग कर सकेंगे, अपने रजिस्टर बना सकेंगे। मैं एक बार फिर आपको ये बताता चलूं कि आपने जो रजिस्टर बनाने हैं उसमें आपने 20-20 लेसन, आमतौर पर जो यूनिवर्सिटीज उनकी डिमांड होती है 20-20 लेसन बनाने हैं। हर लेसन डिफरेंट होना चाहिए और उनमें जो 20 आपने बनाने हैं एक आइडियल लेसन होना चाहिए ताकि आप उसका सबकी इशारा बना सकें। अगर फर्ज करें कोई स्टूडेंट 20 इंग्लिश के लेसन लिखता है तो एक आइडियल होना चाहिए जिसको उस स्टूडेंट ने सबकी इशारे के ऊपर भी बनाया हो। फिर उस सबकी इशारा जो होता है उसके फिर उसने चार्ट्स वगैरह भी बनाने हैं ताकि जब आपका जो एवेल्युएटर साहब हैं आपके जो यूनिवर्सिटी से कोई भी यानी कि आपको चेक करने के लिए टीचिंग प्रैक्टिस का वाइवा लेने के लिए आएगा तो आप अपना लेसन वहां पे डिलीवर करेंगे। लिहाजा 2 रजिस्टर बनाने हैं, दोनों रजिस्टर में एक एक आपने आइडियल लेसन बनाना है, उसका आपने सबकी इशारा तैयार करना है, उनके चार्ट्स वगैरह भी तैयार करने हैं, उन्हीं का वाइवा होगा आपका। लिहाजा ये बात मद्देनजर रहे कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाना है वो इन उसूलों को सामने रख के बनाना है। जो 2 सबकी इशारे बनाने हैं वो भी इन्हीं 5 पॉइंट्स को जहन में रख के बनाने हैं जो 6 पॉइंट्स हैं। तो आपने मिसाल उनके लिए चार्ट्स वगैरह को मॉडल वगैरह भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।